मेरे लिए स्केलेबल कंपनी के पास शेयर ही नहीं होंगे फाउंडर प्रमोटर्स के पास में, तो उनका काम करने में मन नहीं लगेगा। एक जैसे फाउंडर होंगे तो एक ही काम कर रहे होंगे तो आपस में लड़ते रहेंगे। मेरे को आती है सेल्स मार्केटिंग, इनको आती है टेक्नोलॉजी, हम साथ चल जाएंगे। लेकिन दोनों ही सेल्स मार्केटिंग के हैं और बाकी एरिया हमारा कमजोर रहेगा तो फिर दिक्कत आएगी। इनके ऊपर इन्वेस्टर्स बैठे हैं जो उनको रेवेन्यू का प्रेशर दे रहे हैं। दिशा क्या होनी चाहिए? प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाओ। मार्केट लीडर के लिए ट्रस्ट चाहिए। टू गेन ट्रस्ट, एक्सटेंड ट्रस्ट, सॉल्विंग द प्रॉब्लम शुड बी द गोल। खाने में मैं सात्विक बिना मिर्ची का खाता हूँ। विवेक जी, वेलकम टू आवर शो। विवेक बिंद्रा कैसे बने, कैसे जर्नी की शुरुआत हुई आपकी? जर्नी हमारी रही ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास के बाद सब छोड़ दिया, फिर गृहस्थ आश्रम में आने के बाद कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करी, मारुति अपोलो, फोर्ड, रैम्बैक्सी, डाबर, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टील अथॉरिटी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, वेदांता, भेल, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में काम किया। लेकिन वहाँ काम करने वाले बहुत सारे थे, वो बर्निंग प्रॉब्लम नहीं थी, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था। हमने सोचा ज़रूरत जिसको ज़्यादा है ना, हमें भी वहीं जाना है। तो हमें पता चला कि छोटा बिजनेसमैन, उसकी मदद कोई नहीं कर रहा है। तो वहाँ हमने फोकस किया और उस फोकस पे हम गए। वो 2019 में शुरू किया। तो 2013 से लेकर 18 तक कॉर्पोरेट, 2019 से लेकर के 23 तक एमएसएमई, एसएमई, स्टार्टअप्स, और अब वैसे ही उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। नए प्रोडक्ट लॉन्च करते चले जा रहे हैं। अब एक नया एप्लीकेशन मोबाइल का लेकर के आए हैं, पर्सनल बिजनेस कोच, जो आपको दुनिया की कोई भी बिजनेस की जानकारी 1 सेकंड में आपको तुरंत देगा आपको। तो एआई पे हमने काफी काम किया, मशीन लर्निंग पे काम किया। ये हमारी जर्नी में चल रहा है। ये लेटेस्ट अपडेट आपको दिया मैंने। क्या लगता है कितना अचीव कर लिया आपने? अभी कुछ भी अचीव नहीं किया, कुछ नहीं कर पाया आज तक देश में। अभी भी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, अभी भी लोग का व्यापार आगे नहीं बढ़ पाया। कितना कुछ करना है। भावना, प्रार्थना करिए और हमारी भावना को समझिए कि हम इसमें और शक्तिशाली बने और तेज आगे जाएं। आप इतने एनर्जेटिक रहते कैसे हो? कहाँ से आती है इतनी एनर्जी? ये मेरे डीएनए में है, मुझे लगता है आइडेंटिटी के अंदर है ना। भगवान ने एनर्जेटिक अर्जुन को बना दिया, जो मोस्ट लाउजी लेजी हो गया था, युद्ध करना ही नहीं है। उनको इतनी एनर्जी दे दी। तो आप भी भगवद गीता पढ़िए, बहुत एनर्जी आएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप कहते हैं बिजनेसेस को इनेबल करना आपका बिजनेस है, तो इस बिजनेस का ख्याल आपको कैसे आया? यही कस्टमर सिग्नल देता है, अच्छा आदमी उससे प्रोडक्ट बनाया था। कस्टमर ने बोला हमारे बिजनेस को इनेबल करने में कोई मदद ही नहीं कर रहा, हम अकेले बैठे हैं, आप बताओ। जब ही छोटा ट्रैवलर जो फाइनेंशियली उतना इनेबल्ड नहीं था, वो बड़े होटल्स में नहीं जाता, रिश्तेदारों के घर जाकर रुकता था, धर्मशाला में रुकता। उसके लिए ओयो आया, सिग्नल मिला, प्रोडक्ट बना, है कि नहीं? आज बस में घूमने वाला ओला में जा रहा है, ऑटो में घूमने वाला ओला में जा रहा है। सिग्नल दिया, नया मार्केट कैप्चर किया। ऐसे ही हमारे माइंड में आया कि भाई ये एरिया पे अनसॉल्व प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको हमारे अलावा दूसरा ब्रांड अभी तक तो शायद नहीं दिखता हुआ जो इतने स्केल पे गया। क्योंकि कम से कम बताया जाता है कि 14-15 कैटेगरी में हम विश्व नंबर 1 चल रहे हैं। तो रेवेन्यू वाइज, वॉल्यूम वाइज, कस्टमर बेस वाइज, सब्सक्राइबर बेस वाइज, वर्ल्ड रिकॉर्ड वाइज, एवरेज व्यू ड्यूरेशन वाइज, बहुत सारी कैटेगरीज में। बिजनेस के बेसिक प्रिंसिपल्स और स्ट्रैटेजीज क्या है? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ जितने शो हमारा देख रहे हैं उनको एटलीस्ट थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो जाए। क्या बेसिक प्रिंसिपल और स्ट्रैटेजीज हैं एंटरप्रेन्योरशिप की? प्रिंसिपल होता है फिलॉसफी संबंधित, स्ट्रैटेजी होती है जाने का तरीका। तो प्रिंसिपल होता है बड़ा सिंपल सिद्धांत है, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और स्ट्रैटेजीज क्या है? स्ट्रैटेजीज में पहले आपको समझना है कि जो आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो प्रोडक्ट इतना कामयाबी आपको देगा जब कस्टमर आपको उसके लिए एडवांस देना शुरू कर देता है, डिस्काउंट मांगना बंद कर देता है। मार्केट में VIS फॉर्मूला याद रखना, कस्टमर के लिए वैल्यूएबल, कंपटीशन के लिए इनिमिटेबल, मेरे लिए स्केलेबल। 3 चीज़ें पकड़नी है, इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी कुछ नहीं। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आपको बिजनेस में कोई नहीं हरा सकता। क्या? दोबारा बोलता हूँ, कस्टमर के लिए बहुत वैल्यूएबल, कस्टमर आपको एडवांस पैसे देने को तैयार हो। कंपटीशन के लिए इनइमिटेबल, वो इमिटेट ना कर पाए तुरंत। मेरे लिए स्केलेबल, ये नहीं कि अपने गाँव में धंधा कर रहा हूँ। कस्टमर के लिए वैल्यूएबल, कंपटीशन आ नहीं पा रहा है, लेकिन मेरे लिए स्केलेबल नहीं है, मैं वहीं बैठा हूँ अभी तक। मैं कानपुर, जगपुर, मिदनापुर, खड़गपुर, सोमपुर, रामपुर, श्यामपुर, कितनापुर, ये पुर, वो पुर, सब पुर में बैठा हूँ, बस वहाँ से आगे नहीं निकल पाया लाइफ में। स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव थे आप, तो कभी सोचा नहीं कि स्पोर्ट्स में, स्टेट लेवल के रनर थे आप, तो सोचा नहीं कभी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते? बहुत सोचा, लेकिन मेरे पास सुविधाएं नहीं थी उस समय, बहुत दिक्कत थी। मेडल बहुत मिले थे मुझे। मैं बेंटम वेट कैटेगरी मुआय थाई लड़ता था, सॉकर खेलता था, रनिंग एथलेटिक्स में बहुत पार्टिसिपेट करता था। मुझे लगता है स्पोर्ट्स इज दी सोर्स ऑफ एनर्जी इन योर लाइफ। स्पोर्ट्स आपको ताकत देता है, आपको जीतने की इच्छा बढ़ा करके देता है, और जब आप जीतना चाहते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। विवेक बिंद्रा के लिए मनी क्या है? सोर्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ माय कस्टमर। मैं पैसे से मेहनत करके रिसोर्सेज लाऊंगा, मैन पावर लाऊंगा, मशीन लाऊंगा, मेथड लेकर के आऊंगा, ताकि मैं अपने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करूं। पैसा और आ जाएगा, फिर उसको और अच्छे से करेंगे, फिर और पैसा आ जाएगा, उसको और अच्छे से करेंगे। शेयर मार्केट का हैक अगर मैं आपसे जानना चाहूँ वो क्या है, जिससे शेयर मार्केट, क्योंकि सब लोगों को लगता है बहुत टफ है, तो इजी जिससे वो बन जाए? 2 हिस्सों में शेयर मार्केट को देखना चाहिए, फंडामेंटल, टेक्निकल। फंडामेंटल मतलब कंपनी अंदर से कैसी है, टेक्निकल मतलब चार्ट्स का एनालिसिस। तो अब पहले फंडामेंटल समझ लेते हैं। फंडामेंटल में आपको देखना चाहिए कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कॉम्पिटेंट है, और 51% से ज़्यादा शेयर उनके पास है कि नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी के पास शेयर ही नहीं होंगे फाउंडर प्रमोटर्स के पास में, तो उनका काम करने में मन नहीं लगेगा।
तो प्रमोटर्स कैसे, कितने विजनरी हैं, कितने स्टेबल हैं, कितने अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये जरूर चेक करिए कि जो प्रोडक्ट है क्या वो रियली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कस्टमर का शेल्फ स्पेस कैप्चर कर रहा है, क्या वो माइंड स्पेस कैप्चर कर रहा है। शेल्फ स्पेस हो गया दुकान में, माइंड स्पेस हो गया इधर कस्टमर के माइंड में। तीसरी चीज़, कंपनी का सीजीपी डैशबोर्ड देखिए, कैश ग्रोथ प्रॉफिट कैसा है, क्या कंपनी का कैश फ्लो ठीक है, ग्रोथ हर महीने हर साल हर महीने हर साल हर महीने हर साल, यानी कि रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चौथी चीज़, जब आप शेयर मार्केट में गए हैं तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि जो वो कंपनी ग्रो कर रही है पिछले 12 साल में, वो जीडीपी की ग्रोथ रेट के 3 गुना 2 गुना ग्रो कर रही है हर 12 साल में। ठीक है, अगर 3 गुना 2 गुना जीडीपी ग्रोथ रेट से ज़्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है। अगली आप ये देखिए कि जो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है वो एक्चुअल माल बेच के बढ़ रहा है, किसी और चीज़ से बढ़ रहा है। तो यूनिट सेल्स भी चेक करनी है, रेवेन्यू भी चेक करना है। कई बार खाली लोग रेवेन्यू देखते हैं, यूनिट सेल्स नहीं देखते, तो पता नहीं चलता कि रेवेन्यू बढ़ा किस चीज़ से है। वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगला फंडामेंटल में अगर आप देखेंगे तो आपको ये चेक करना है कि कंपनी में कस्टमर की लॉयल्टी कैसी है, एग्जिट बैरियर कितना है और कंपटीशन के लिए एंट्री बैरियर कैसा है, जिससे आपको रीपर्चेज रेट, रिकरिंग रेवेन्यू कंटिन्यूसली दिखाई पड़ता है। अगर वो कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी है कि नहीं है, क्या कंपनी का एंट्री बैरियर, एग्जिट बैरियर्स बिल्ड हो गए हैं, रिकरिंग रेवेन्यू, रिपीट परचेज, रीपर्चेज रेट, आर मतलब क्या हुआ, आपका रेटिंग, आपका रिव्यू, आपका जब आपके ये आर ठीक हो जाते हैं, जो मैंने पहले भी बताया, तो फिर काफ़ी फर्क पड़ता है। टेक्निकल द चार्ट्स का एनालिसिस, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन कर लो और अच्छा, नहीं तो क्लियर कर लो। फंडामेंटल जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे, टेक्निकल लोग काम करते हैं डेली शेयर ट्रेडिंग पे। सट्टा बाजार मानते हैं आप, इसको सट्टा मानते हैं शेयर मार्केट को? नहीं, सट्टा बाजार इसलिए नहीं क्योंकि आप इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी नॉलेज, अपने स्किल सेट के द्वारा, तो ये टोटल चांस नहीं है। मैं क्रिप्टो को सट्टा बाजार मानता हूँ क्योंकि आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, उसके डिसीजंस को, उसकी वॉलेटिलिटी को आप कंप्लीटली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। यहाँ आपके पास अगर नॉलेज है, स्किल है, आप पिछले 12 साल की कंपनी के चार्ट देख रहे हैं, उसका ग्रोथ देख रहे हैं, उसका मार्केट शेयर देख रहे हैं, लीडरशिप पोजीशन देख रहे हैं, कस्टमर का बिहेवियर देख रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये चलेगा। तो यानी कि आप अपने डिसीजन और डिसीजन के रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो सट्टा नहीं है। और अगर आप अपने डिसीजन के बाद इन रिजल्ट को इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं कर सकते, कुछ भी आपके हाथ में नहीं, तो वो सट्टा है। तो शेयर मार्केट सट्टा बाजार नहीं है। जब मार्केट लो होती है तब इन्वेस्टर को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? मार्केट लो या हाई एक अलग चीज़ है। अगर हम फंडामेंटल्स पे जा रहे हैं, बाय द शेयर एट द राइट प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सही चीज़ सस्ते दाम पे मिलती हो तो लेनी चाहिए। मार्केट जब लो जा रही है, हाई जा रही है, इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, है ना। जो आपने खरीदना है वो कहाँ पे खरीद रहे हैं, किस प्राइस पॉइंट पे खरीद रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी लाइज इन द रीजन फॉर अ कस्टमर टू स्विच। अगर कस्टमर तैयार है स्विच करके सबको छोड़ के आपके पास आने के लिए, मार्केट लो और हाई की इंपॉर्टेंस यहाँ पे खत्म हो जाती है। मार्केट लो और हाई की इंपॉर्टेंस एवरेज लोगों को होती है। जैसे ही मार्केट लो होएगी ना, तो आप देखोगे जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो पूरी मार्केट कंसोलिडेट कर जाता है, बीच वाले सारे गायब हो जाते हैं। जब भी मार्केट लो होएगी तो सबसे बड़ा ब्रांड है वो सब कंसोलिडेट कर लेता है इस समय, तो कंसोलिडेशन चलती है। तो ये देखना है कि यहाँ पे जिसके साथ डील कर रहे हैं वो कहाँ खड़ा है। अडॉप्शन कर्व पे हो सकता है मार्केट लो हो, लेकिन वो अपने अडॉप्शन पे ग्रीन एनर्जी बहुत ऊपर जाने वाला है, तो अडॉप्शन कर्व पे वो कहाँ खड़ा हुआ है इस समय। मार्केट जो अडॉप्ट कर रही है, जो चेंज आ रहा है, उसमें वो किधर खड़ा है। ट्रेंड चलता है, वो ट्रेंड आता है, उसके बाद गायब हो जाता है। वो हम किसी ब्रांड्स में ले सकते हैं, किसी हम सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेस, किसी भी वे में हम ले सकते हैं। ठीक है, थोड़े दिन के लिए वो ट्रेंड चलता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। इससे मेरे 2 क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है कि क्या ये सोशल मीडिया की वजह से ये ट्रेंड्स का जो सिलसिला है, ट्रेंड्स का जो ट्रेंड है वो चलता है? दूसरा, ऐसे में किसी पर्सन को अपने आप को रेलेवेंट कैसे रखना चाहिए? कैसे आप अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए? आपके दूसरे प्रश्न में पहले प्रश्न का उत्तर है रेलेवेंस। सोनू निगम एक ऐसे सिंगर है, पिछले कुछ दिनों में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और उनको देखे तो उन्होंने अपने को रेलेवेंट रखा है। बहुत सारे सिंगर आए, हर एक सिंगर का नॉर्मली एक फेज 5 साल का होता है। 5 साल के बाद वो ट्रेंड बदल जाता है, सिंगर्स नए आते हैं, नए प्रकार के सिंगर्स चलते हैं। अमिताभ बच्चन एक व्यक्ति जिन्होंने अपने आप को रेलेवेंट रखा, लेकिन उसके बीच में धर्मेंद्र भी आए, जितेंद्र भी आए, राजेश खन्ना भी आए, बहुत लोग आए, पर वो अपने आप को रेलेवेंट नहीं कर पाए। शत्रुघ्न सिन्हा अपने आप को नई मार्केट चेंजिंग सिचुएशन के साथ रेलेवेंट नहीं कर पाए। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें इस समय 3 हैं। एक, आजू बाजू देखो क्या बदल रहा है। दूसरा, उसके हिसाब से नया सीखो। तीसरा, अपने कंसिस्टेंट एक्शन। तो आजू बाजू कंटिन्यूसली सीखना है, अडॉप्ट करना है, और एक्शन रोज लेने हैं, बैठना नहीं है घर पे कि अब मेरा समय चला गया। तो अब 1, 2, 3, ये 3 चीज़ों पे ध्यान रखिए, आप अपने आप को रेलेवेंट रख पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। वरना समय बहुत तेज बदलता है। एक टाइम पे शिव खेड़ा जी हुआ करते थे मोटिवेशनल स्पीकर, अभी नहीं दिखाई पड़ते। अनुराधा पौडवाल जी हुआ करती थी, अभी नहीं दिखाई पड़ती हैं। कितने लोग थे जो आए चले गए, ओनिडा आया चला गया, कोडाक आया चला गया, नोकिया आया चला गया, रेलेवेंट नहीं रख पाया। अपने आपको रेलेवेंस के लिए 3 बातें बताएं। 1,
2 3। क्योंकि आप बड़ा बिजनेस चलाते हैं तो बहुत सारी केस स्टडी भी आप करते हैं, तो क्या ऐसा एक बड़ा रीजन रहता है जिसकी वजह से बिजनेसेस फेल हो जाते हैं? टोटल मैंने एनालाइज किया 36 रीजंस होते हैं। अच्छा। हाँ 36 रीजंस होते हैं इसके कारण बिजनेस फेल होता है। पर मैं कुछ बता देता हूँ तेजी से। एक फाउंडर को फाउंडर में नहीं बनना, दूसरा सही तरह की मैन पावर नहीं लाना, तीसरा आपके मॉडल के अंदर लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ कस्टमर नहीं होना, कस्टमर आया ट्रांजैक्शन किया चला गया दोबारा आता ही नहीं है, तो यानी कि लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर नहीं है उसके अंदर। अगला आप इन्वेस्टर के पीछे भाग रहे हैं, कस्टमर के पीछे नहीं भाग रहे। अगला इन्वेस्टर आ गया, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, लेकिन आप रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं पर एक्चुअली मॉडलिंग ठीक नहीं कर रहे। उसके बाद कई बार लोकेशन का चैलेंज होता है। उसके बाद प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं आया, प्रोडक्ट जो आपने बनाया आपको लग रहा है अच्छा, कस्टमर को नहीं लग रहा अच्छा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ जो बहुत गलती लोग शुरू से कर देते हैं कि वो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लेकिन बर्निंग प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। अगला वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो पहले से ही सॉल्व है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं जो नई प्रॉब्लम आई है जो अभी तक अनसॉल्व है लेकिन कस्टमर को चाहिए, बर्निंग प्रॉब्लम है वो। इस तरह के टोटल प्रकार के 36 प्रकार के रीजन है। अगर टीम्स अलाइन नहीं है, विजन क्लीन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो देयर आर 36 रीजन। का मेरा यूट्यूब पे एक बड़ा पावरफुल वीडियो भी है, काफ़ी लोगों ने देखा, बहुत पसंद किया। मैंने उसको 18 मिनट में लगभग 36 पॉइंट्स बताए हैं कि जिससे आपको समझ में आ जाए अगर ये गलतियों पर आप काम करेंगे तो आपका बिजनेस फेल नहीं हो सकता। कि किसी भी स्टार्टअप में मल्टीपल को फाउंडर्स होने चाहिए? ये जरूरी नहीं है कि होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये जरूरी है कि जो स्ट्रेंथ मेरी नहीं है उसके लिए मेरे पास या को फाउंडर या एम्प्लॉय होना जरूरी है। तो आपको ये देखना है कि स्ट्रेंथ को आपको जोड़ना है, जो मेरी कॉम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेंथ को साथ में मिलकर के अचीव करना है। और ये रिचर्ड ब्रांसन का फॉर्मूला है, मेरी वीकनेस मेरी स्ट्रेंथ, मेरी टीम की मेरी वीकनेस मेरी टीम की स्ट्रेंथ। अब इन दोनों को उसी हिसाब से मर्ज करेंगे ताकि मिसिंग पॉइंट कंप्लीट हो जाए। दो डिफरेंट प्रकार के लोग आते हैं तब रिक्रिएशन प्रोक्रिएशन होता है। एक जैसे लोग होंगे, एक जैसे फाउंडर होंगे तो एक ही काम कर रहे होंगे तो आपस में लड़ते रहेंगे। इसलिए शादी में भी गुण मिले ना मिले कोई जरूरी नहीं है ना। शादी में मन मिलना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों एक ही गुण के हैं, एकदम सेम टाइप के हैं, तो एक दूसरे को बताते रहेंगे तूने ये गलत किया मैंने ये गलत किया, वो दिक्कत आएगी। तो बहुत ज़्यादा गुण मिलना जरूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा मन मिलना जरूरी है। अगर मन मिल जाए फाउंडर को फाउंडर का तो बात बन जाएगी। अब देखो मेरे को आती है सेल्स मार्केटिंग, इनको आती है टेक्नोलॉजी, हम साथ चल जाएंगे। मेरे को आता है ऑपरेशंस मैनेज करना, इनको आता है टेक प्रोडक्ट मैनेज करना या मार्केटिंग मैनेज करना, तो काम चल जाएगा। लेकिन दोनों ही सेल्स मार्केटिंग के हैं और बाकी एरिया हमारा कमजोर रहेगा तो फिर दिक्कत आएगी। क्योंकि टीम की हम लोग बात कर रहे थे, जब आप अपनी टीम के लिए किसी को हायर करते हैं तो कौन सी क्वालिटीज हैं जिनके, कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस? 5 चीज़ें देखता हूँ मैं। पहली चीज़ क्या, वो मेरे विजन से अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या, वो मेकर कल्चर से आ रहा है या केबिन कल्चर से आ रहा है। जब जरूरत पड़ेगी जमीन में बैठूंगा, जरूरत पड़ेगी केबिन में बैठूंगा, ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तीसरी, क्या वो एक आदमी 3 का काम कर सकता है, उसमें एनर्जी है कि नहीं है। चौथी, क्या उसको कंप्लीट क्लैरिटी है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। और 5वां, उसका स्किल सेट कितना, एक्सपीरियंस कितना है। स्विगी जोमेटो की बात करें, ऑल्दो स्विगी अभी प्रॉफिटेबल रहा है अपनी हिस्ट्री में, क्या रीज़न रहा कि दोनों जो स्टार्टअप्स हैं ये प्रॉफिटेबल नहीं हुए? बड़ा सिंपल है रीज़न, क्योंकि इनके ऊपर इन्वेस्टर्स बैठे हैं जो उनको रेवेन्यू का प्रेशर दे रहे हैं। रेवेन्यू मतलब नया मार्केट कैप्चर करो, मार्केट कैप्चर करो, मार्केट कैप्चर करो, मार्केट कैप्चर करो, और रेवेन्यू और रेवेन्यू और रेवेन्यू। तो इसलिए इनकी दिशा बदल गई। दिशा क्या होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाओ। लेकिन इन्वेस्टर को क्या चाहिए, एग्जिट। तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ेगा, वैल्यूएशन बढ़ेगी, वैल्यूएशन बढ़ेगी तो मैं अपना शेयर किसी और को बेच के बाहर निकल जाऊंगा। तो उनके द्वारा देन दे आर डायरेक्टेड बाय somebody who has his own vested interest, but because initially you had your vested interest that he gives me money, तो अब आपको उनके वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ काम करना पड़ रहा है, इसलिए आप फंस जाते हो। तो पिक्चर ये है कि आपको 3 चीज़ें देखनी है, कैश, माल देते ही टाइम से आए, ग्रोथ, हर बार ज़्यादा से ज़्यादा माल बिके, बढ़ बढ़ के, प्रॉफिट, जो काम करूंगा उसमें मेरा मार्जिन 20-30%, 15% होना ही चाहिए। जब किसी मार्केट में या किसी बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तो ऐसे में अपने आप को स्टैंड आउट कैसे कर सकते हैं? If you try to be the best, you may become number one, but if you try to remain unique, you'll be the only one. It is important to try to look at opportunities and possibilities where you become the only one. वैसे आजकल ना कस्टमर सर्विस has become the new battleground. युद्ध स्थली बदल गई है। रिपीट रेवेन्यू के लिए कस्टमर सर्विस, वो इमोशन, वो पीक एंड स्ट्रैटेजी, क्योंकि इमोशन से आता है डिवोशन। जब डिवोशन होगा तभी मिलेगा प्रमोशन। तो इमोशन कितना आप कस्टमर का अपने साथ कैप्चर कर पा रहे हो, माइंड शेयर कैप्चर करोगे तो मार्केट शेयर आ जाएगा। मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट मैंने बनाया, मेरे से बड़ी कंपनीज हैं, बड़े लोग हैं जिन्होंने वैसे सेम प्रोडक्ट्स बनाए, ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन गए, तो ऐसे में अपने आप को मार्केट लीडर कैसे बनाना है? मार्केट लीडर के लिए ट्रस्ट चाहिए। टू गेन ट्रस्ट, एक्सटेंड ट्रस्ट। ट्रस्ट वो रीजन है जिससे लोग बिजनेस करते हैं आपके साथ में। मार्केट लीडर से याद आया, मैं एक लीडरशिप कॉन्क्लेव कर रहा हूँ बिजनेस की, एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड। अब इसमें 30,000 लोग आ रहे हैं। हम मार्केट लीडर होने का ये एक इंडिकेशन दिखाई पड़ रहा है। पूछिए क्यों? इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। 30,000 लोग एक कमरे के अंदर बैठे, फुटफॉल नहीं है देवी जी के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, 30,000 लोग एक साथ एक कमरे में बैठे हुए हैं। दिस इज अ बिग थिंग।
इट्स अ बिग थिंग। हमने सारे विश्व रिकॉर्ड दुनिया से तोड़ के भारत में लेकर के मार्केट लीडर बनने के लिए आपको मार्केट का ट्रस्ट जीतना जरूरी है, क्योंकि ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट इज अ रियल इक्विटी। People, with all reasons aside, they like to do business with only those who they trust upon. That's most important. कुछ बिजनेस होते हैं, कुछ होते हैं पर्पस ड्रिवन स्टार्टअप्स, तो ऐसे हर बिजनेस को पर्पल ड्रिवन बिजनेस होना चाहिए। जो पर्पल ड्रिवन बिजनेस नहीं है, प्रॉफिट ड्रिवन बिजनेस है, वो आया और चला जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि वो एक ट्रेंड बनेगा और गायब हो जाएगा। ये सोशल इम्पैक्ट वाले जो बिजनेस है, इनको प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए? हर बिजनेस को सोशल इम्पैक्ट और प्रॉफिट दोनों चाहिए। सोशल इम्पैक्ट और प्रॉफिट दोनों नहीं होंगे, कैसे बैलेंस करें? कॉग्स पे कंट्रोल करो अपनी, कॉस्ट बिहाइंड द कॉस्ट, कॉग्स बिहाइंड द कॉस्ट। जैसे डॉक्टर देवी शेट्टी का नारायण हृदयालय है, 1992 में वो 80,000 रुपए की हार्ट सर्जरी करते थे, 2022 में भी 80,000 की हार्ट सर्जरी कर रहे हैं। कितना इन्फ्लेशन आ गया, कैसे किया उन्होंने? अपनी कॉस्टिंग कंट्रोल करी, कॉस्टिंग ठीक होगा, प्राइसिंग ठीक होगा। आज क्या सोशल इम्पैक्ट का तो बिजनेस है उनका। छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने चेंज करी, ऐसी ऐसी अमेजिंग चीज़ें उन्होंने कर दी कि काम ही गेम ही चेंज हो गया। जो कपड़ा वो सर्जरी के लिए बाहर से पूरा ड्रेस मंगाते थे, 3500 रुपये की पड़ती थी बाजार से, इनको इंपोर्ट करना पड़ता था विदेश से। वो उन्होंने लोकल गांव के लोगों को ट्रेन किया, अपना कपड़ा मंगाया, रॉ मटेरियल मंगाया, वो लेकर के बनवाया, तो 800 रुपये का बना रहे हैं। देखिए, कॉस्ट कंट्रोल कर ली तो प्राइस कंट्रोल होगा, प्राइस कंट्रोल होगा तो मार्जिन आपके हाथ में होंगे, मार्जिन भी होगा, कस्टमर पे इम्पैक्ट भी नहीं आएगा और आप स्केल भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर एक डॉक्टर सोचे पैसा कमाना है, मुझको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, तो क्या करेगा? बिना बात के सर्जरियाँ करेगा, गलत सर्जरियाँ करेगा। सो प्रॉफिट शुड नॉट बी द गोल, सॉल्विंग द प्रॉब्लम शुड बी द गोल, है ना? सी सेक्शन क्यों हो रहे थे ज़्यादा? सी सेक्शन क्यों हो रहे थे ज़्यादा? आज से 30 साल पहले, आपके जन्म से पहले सी सेक्शन नहीं होते थे। और चांसेस है कि आप अपनी माता श्री से पूछेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन अगर आपका जब समय आएगा, आप जाएंगे तो बोले ना ना ना, दिक्कत हो गई, बच्चा उल्टा हो गया, बच्चा सीधा हो गया, समस्या आ गया, सर्जरी कर देंगे। क्यों? ये सोशल इम्पैक्ट में कमाई भी ज्यादा है, पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। 3 things a founder should have. क्लैरिटी, सेकंड क्लैरिटी, थर्ड क्लैरिटी। बिजनेस की दुनिया में देखिए, आपको कौन लगता है इन दिनों कौन लीड कर रहा है? अंबानी, अडानी, टाटा, कौन आपको लगता है कौन लीड कर रहा है? जो कस्टमर के दिल पे राज कर रहा है वो लीड कर रहा है। तेजी से नंबर बदलते हैं, नंबर आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं। ऑफ कोर्स अनडाउटेडली मुकेश भाई अंबानी, द लेजेंड ऑफ आवर कंट्री, वो हमारे दिलों पे राज करते हैं। वो जानते हैं बिजनेस कैसे करना है, कैसे स्केल करना है। सोचा ही उन्होंने बहुत बड़ा है हमेशा, तो वो आगे हैं। इसमें तो किसी का कोई सब बात ये है कि आप रिकॉल वैल्यू कितना जनरेट करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट। डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट का मतलब है सामने 10 आइटम है, आप एक आइटम हर बार वही बार उठाओगे, बार बार हर बार, बार बार हर बार, बार बार हर बार। फॉर एग्जाम्पल, ठंडा मतलब कोका कोला, कार मारुति, ओके ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस LIC, देश का नमक टाटा, नूडल्स मैगी, बिजनेस कोच विवेक बिंद्रा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। यही सारा गेम छुपा हुआ है कि आप रिकॉल वैल्यू कितना जनरेट करा पा रहे हो, लोगों को बात याद रहती है कि नहीं रहती है आपकी, कितना आप याद, वो वही राज करता है, वही लीडर है मार्केट में। कोई एक ऐसा स्टार्टअप का आइडिया जिसने आपको बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया हो? बहुत सारे स्टार्टअप के आइडियाज ने बहुत इम्प्रेस किया मेरे को पर्सनली। अगर मैं कहूँ तो जिसने मेरी कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करी ऐसे समय पे, जो मुझे सॉल्व कराने में दिक्कत आ सकती थी, वो है अर्बन कंपनी। उन्होंने स्किल सेट वाले बिजनेस को मोनेटाइज किया है। बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों तरफ मशीन नहीं है, मैन पावर है। सर्विस देने वाला भी इंसान है, स्टैंडर्डाइजेशन मुश्किल है। सर्विस रिसीव करने वाला भी इंसान है, स्टैंडर्डाइजेशन बहुत मुश्किल है। मसाज करने वाला भी इंसान है, मसाज करवाने वाला भी इंसान है। कितनी टेक्नोलॉजी लगा लोगे आप? एसी ठीक करने वाला भी इंसान है, एसी ठीक कराने वाला भी इंसान है। कितनी टेक्नोलॉजी, कितनी इंपॉर्टेंट कस्टमर सर्विस चाहिए वहाँ पे, क्या कस्टमर सर्विस। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी से चीज़ों को बहुत रेगुलेट किया, स्किल सेट के बिजनेस को बहुत स्केल किया। एवरेज टिकट साइज छोटा होने के बावजूद भी अपने रेवेन्यूज को कंटिन्यूसली ग्रो करके इंडिया से बाहर एक्सपैंड भी किया। तो आई थिंक पर्सनल पूछा आपने, बिजनेस दृष्टिकोण से नहीं, तो मैं अर्बन कंपनी को पसंद करता हूँ। इसके बाद मुझे ओयो भी पसंद है, उन्होंने बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर किया, बहुत दूर तक गए। बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं किसी और का नाम छोड़ करके केवल इनको अच्छा नहीं कहूँगा, पर हाँ मेरे पर्सनल चॉइस में मुझे जिसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी कई बार। आपका डेली रूटीन क्या रहता है? पहला सबसे मॉर्निंग में होती है साधना, यानी कि भगवान को याद करना, जप करना, चैंटिंग करना। उसके बाद होता है स्वास्थ्य, वर्कआउट करना। उसके बाद होता है स्वाध्याय, अपनी लर्निंग करना। उसके बाद होता है सेवा, दिन भर ऑफिस में काम करना। तो 4 S पे मैं हमेशा फोकस किया, जिसने मेरे को स्ट्रेंथ दिया। इससे मेरी लाइफ रेगुलेटेड रहती है, कंप्लीट रहती है, और मेरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइफ के कवर हो जाते हैं, विच इज स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल, उसके साथ में फिजिकल और फाइनेंशियल, सोशल, ये सारे कवर होते हैं इसके अंदर। अच्छा, थोड़ा ब्रांड कॉन्शियस है कि आप कंफर्ट की तरफ ज्यादा जाते हैं जब भी आप कहीं पे जाते हैं बाहर? ब्रांड कॉन्शियस तो मैं 0 हूँ, क्योंकि मैं खुद ब्रांड हूँ, तो मेरे को किसी और ब्रांड की जरूरत नहीं है। मजाक में बोल रहा हूँ, विद ऑल ह्यूमिलिटी। हाँ, मतलब मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे कोई ब्रांड डिफाइन कर देगा, मैंने ये पहना तो मेरी इज्जत बढ़ रही है। नहीं, कंफर्ट
क्या मुझे अच्छा लग रहा है पहन के, ठीक लग रहा है, हाँ ठीक है चलेगा। इतने बिजी शेड्यूल में अपने ग्रूमिंग के लिए आप टाइम निकाल पाते हैं? मेरे लिए मेरी ग्रूमिंग फिटनेस है। ओके। मैं अगर फिट हूँ, स्ट्रांग हूँ, हाई ऑन एनर्जी हूँ, मेरी ग्रूमिंग हो गई है। मैं, हाँ, सैलून में कोई याद नहीं है, मैं पिछले कई सालों से नहीं गया। एक भैया है हमारे, बाल काटते हैं, घर आके काट देते हैं, हमारा टाइम सेव हो जाता है उसमें, है ना। और इसके अलावा फेस मसाज की जरूरत नहीं पड़ी, एक आध बार ही किया था, मुझे लगा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। आई थिंक मैं अगर फिटनेस पे काम करता हूँ तो फ्रेश एनर्जेटिक लगता हूँ, और कई बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं काफ़ी यंग फील कर रहा हूँ अपने आप को। मैंने काफ़ी फैट वेट रिडक्शन किया उससे। खाने में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? खाने में मैं सात्विक, बिना मिर्ची का खाता हूँ, और दो चीज़ें मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, एक कर्ड राइस और दूसरा फ्रूट्स एंड सैलेड्स। लाइफ में ऐसा कभी कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट रहा है आपके? बहुत सारे, बहुत बारी। कोई होता ही एक आप रहता है। बता सको? होता ही रहता है, इतना एम्बैरेसमेंट कई बार हो जाता है। अभी हुआ मेरे साथ में, मैं ड्राइव करते करते खाना पीना ले रहा था, तो मेरी कहीं मीटिंग थी, वो क्लाइंट्स थे, और जब मैं उतरा तो बड़ा स्पेसिफिक एरिया मेरे ट्राउज़र के पास पूरा गीला हो रखा था। तो उन्होंने बोल दिया, क्या इतना डर गए थे हमसे कि सुसु निकल गया आपका? सॉरी, कितना एम्बैरेसिंग था ये, पर ठीक है, दैट्स ओके। उन्होंने बता दिया, हो गया अभी ठीक है, मैं डर गया था, क्या करूं, बहुत ज़्यादा। तब आपका जब